Hello viewers, welcome to class 10 Physics ICSC Board episode 2.1. In this episode we are going to talk about chapter number 2. And chapter number 2 is work, power and energy. In this one we are going to talk about work, power and energy and related units as well as types of energy and related topics. So let us work it out first of all with work. So let us begin with our chapter, that is work. That is a topic that what we are going to study today. So work का मतलब क्या हो? वर्क का मतलब होता है काम करना. काम कब करोगे? काम करने का मतलब क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट को उठा के दूसरी जगह पे लेके जाओ. तो आपने क्या किया? काम किया. तो जब आप काम कर रहे होते हो तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के जाता है. दैट मीन्स इट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अंडर योर force, under the force that is applied by you. That means there is a displacement. So work done is equal to what? The force multiplied by displacement. यानी कि अगर वो ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया है तो मूवमेंट तो होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट तो होने वाला है. और ये डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है इट इज़ इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स. जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स दिया उसी डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट होगा. एनीवे वो हम देखेंगे बाद में, लेकिन पहले तो पता चलना चाहिए कि भाई एक्चुअली अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप धक्का दे रहे हो या तो फोर्स अप्लाई करते हो, और फोर्स का मतलब आपको ऑलरेडी पता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स? फोर्स का मतलब होता है पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. फोर्स का मतलब क्या? फोर्स का मतलब होता है पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे मैं एक दीवार ड्रॉ कर रहा हूँ और इस दीवार के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं. हम दीवार के ऊपर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं. फोर्स लगाएंगे तो दीवार को क्या, दीवार मुंह तो होनी चाहिए ना. बराबर. तो हमने दीवार बना दिया. बराबर. और आप क्या करते हो? इस दीवार के ऊपर धक्का लगाते हो. बराबर. आपने धक्का लगाना शुरू कर दिया. कब से लगा रहे हो? 2 घंटे से. सिंस 2 hours you are pushing the wall. But the wall is not moving an inch. Wall is not moving an inch. आपने क्या लगा रहे हो? धक्का लगा. That means you are applying what? Push. Push or pull on an object on a wall is considered as what? Force. That means you are applying force and the wall is not even moving an inch. Wall तो इंच भी मूव नहीं कर रहा है. Wall is not moving an inch. तो उसका मतलब क्या हुआ? वर्क डन इज 0. वर्क डन इज nil. Let us see the topic. Try to push the wall on your room with all the forces at your command. You will find that the wall does not move even by 1,000 part of a millimeter. It is different that you might feel exhausted and you have said that you have done lot of work. बहुत काम किया. 2 घंटे से हम पुश कर रहे हैं. वो दीवार मूव ही नहीं होती. अगर मूव होती तो हमारा जो वर्क डन का जो स्टेटमेंट है वो फुलफिल हो जाता, लेकिन वर्क डन हुआ ही नहीं. क्यों? क्योंकि आप धक्का दे रहे हो. डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 0. नो डिस्प्लेसमेंट. मूव ही नहीं हो रहा. Scientifically speaking, you have done no work because the force applied by you has not produced any sort of displacement. Then what are the factors on which determine whether the work is done or not? तो नंबर 1, सबसे पहले नंबर 1, फोर्स अप्लाई होना चाहिए, एक्टिंग ऑन द बॉडी. दूसरा, को डिस्प्लेसमेंट करना चाहिए. थर्ड वन, जहाँ पर आप फोर्स अप्लाई करते हो, दैट मीन्स इफ यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस बॉल एट दिस पार्ट देन इट रिक्वायर्स टू मूव टू दिस डायरेक्शन. तो इस बाजू जाना चाहिए. तो आपने फोर्स कहाँ पे अप्लाई किया? यहाँ पर, इस बाजू अप्लाई कर रहे हो. तो बॉल का मूवमेंट किस बाजू है? उसी बाजू. दैट मीन्स जहाँ पर आप फोर्स अप्लाई करते हो उसका डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में. ऐसा नहीं कि यहाँ पे अप्लाई किया तो वापस जाए, वो गलत, वो अलग सा है. बट द थिंग इज दैट what the condition is the displacement must be in the direction of the applied force. तो displacement कौन सा डायरेक्शन में है? this direction.
So it is moving from point A to point B, not from A to A. ऐसा होता ही नहीं है. अगर ये conditions fulfill नहीं हुई तो no work is done. So what is the definition? Work done can be said by the force or its component cause a displacement in its own direction. Force apply कर रहे हो, force क्या कर रहे हो? Force apply कर रहे हो, हाँ, और जो component हो या तो फिर उसके component apply करो, displacement कैसा होना चाहिए? Direction में होना चाहिए. So this is the definition of what? This is the definition of force. Let us see the mathematical expression of work. Mathematical expression of work में क्या है कि भाई मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं फोर्स दे रहा हूँ इस डायरेक्शन में F, तो वो उस डायरेक्शन में मूव होगा and the displacement is there, it is moving from point A to point B and there is a displacement. So that means the work is directly proportional to what? Work is directly proportional to the force that is applied on the body, and work is directly proportional to displacement on which the force is acting in the same direction the object is moving, object is displaced. Now W is equal to, W is directly proportional to what? F and S. If I want to remove, then W is directly proportional to, वो proportionality constant को निकालना है ना हमें, so we have to remove the proportionality constant. So proportionality constant निकालने के लिए we have to put certain some component, constant component. So W is equal to K F S, where K is equal to constant, proportionality constant. Now ये तो हो गया हमारा पार्ट, हमें तो इक्वेशन मिल गई, बट K का वैल्यू क्या होगा? तो अगर हम 1 यूनिट फोर्स अप्लाई करते हैं, 1 यूनिट यानी कि A यूनिट, अ यूनिट फोर्स अप्लाई करते हैं ऑन एन ऑब्जेक्ट, अ यूनिट फोर्स, लेट मी, ओके, आई एम जस्ट गेटिंग रीड ऑफ दैट वन. When I am applying a unit force on an object, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी अ यूनिट डिस्प्लेसमेंट है. उसका यूनिट डिस्प्लेसमेंट है. तब हम कह सकते हैं कि वर्क जो किया है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो कितना है? अ यूनिट वर्क इज डन. अ यूनिट वर्क इज डन. सो नाउ वी पुट W is equal to K Fs. So 1 K, 1 multiplied by 1, therefore value of K is equal to 1. Value of K is equal to what? 1. So now replacing the value of K in the equation, we get W is equal to F into S. So here work done formula, from the formula, work done formula, that is F into S, we are able to define the work. So work is what? Work is the product of force acting on the object and displacement of an object in the direction of force applied. So this is how it is done. If you have any questions, please let me know, but it is very simple and very easy. I hope you understand. So here consider a body at A acted upon by the force F. F is such that get displaced through a linear distance, so it is moving in a linear distance, and S displacement is the direction of the force. If W is a work done, then W is directly proportional to vector F, W is directly proportional to vector S. Combining 1 and 2, we get W proportional to vector F dot vector S. Now removing the proportional, we have to apply proportionality constant, that is K. So W is equal to K Fs, where K is constant for the proportionality. If the body is acted upon by a unit force which causes a unit displacement, then we can say that 1 unit work done is taken place. So placing the unit 1 for W, F and S, we get the value of K is 1. Putting the value of K in the equation, in this equation, we get W is equal to Fs. That means work is the product of force acted upon body and displacement by the body in the direction of the force. I hope you understood this part. Okay, let us move on to the. So thus mathematically we can say that the work is defined. क्या करेंगे? Work is defined as what? Work is defined as the product. As what? As the product
product as what? As the product of force and the displacement in the direction of the force. It must be remembered that the work is a scalar quantity, right? Work is a scalar quantity. This is 1 mark question. This is what? 1 mark question. Just hold on for a second. This one is also, this part what you are seeing, no, the factors here, this is also 2 marks question. So please, here derivation, this is 2 marks question. This definition, work done, it is 1 mark question. So please go through all these things, please. So let us come back to our point. So if the body is displaced in the direction other than the direction applied force, then the work done is given by the product of the component of the force in the direction of the displacement and the displacement itself. So what it's saying कि अगर आपने फोर्स अप्लाई किया, मान लो कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो इस बाजू से, तो जाना किस बाजू चाहिए? उसको इस बाजू जाना चाहिए. लेकिन सपोज इफ इट इज मूविंग इन अनदर डायरेक्शन, अगर इस बाजू गया, देन व्हाट? देन द वर्क डन, तो इसके ऊपर जो वर्क डन है इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. प्रोडक्ट बोला ना, इसलिए मल्टीप्लाई लिखा मैंने. सो वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? कंपोनेंट ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. अभी ये कब होगा? व्हेन दिस वन विल टेक्स प्लेस. एक्चुअली रियलिटी में अगर आप देखते हो, वी इन द प्रीवियस वन वी हैव सीन दिस पार्ट, नॉट लाइक रियलिटी इन द सेंस ज़्यादातर मेजोरिटी बराबर. तो हमने एक्चुअली ये देखा हुआ है कि W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय S. एंड यहाँ पर जो फोर्स है वो कैसा है? ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स आ रहा है वो डिस्प्लेसमेंट जो करेगा वो उसी डायरेक्शन में करेगा जहाँ पर फोर्स का अप्लाई हुआ है. सो दैट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट इज डन बाय ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन वेयर द फोर्स इज अप्लाइड. फोर्स को कौन सा डायरेक्शन? मान लो कि भाई ये ईस्ट है एंड दिस वन इज वेस्ट. तो फोर्स आपने ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जाने दिया. दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग अ फोर्स फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन टू वेस्ट डायरेक्शन एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो गोइंग इन द वेस्ट डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम द ईस्ट बराबर. तो उसी डायरेक्शन में जा रहा है. तो हम ये अप्लाई करेंगे. तो ये अप्लाई कब करेंगे? व्हेन विल बी अप्लाई दिस वन? ये कब अप्लाई करेंगे? जब डिस्प्लेसमेंट उसी दिशा में नहीं है, उसी डायरेक्शन में नहीं है. किसके डायरेक्शन में नहीं है? फोर्स के डायरेक्शन में नहीं है. अगर उसी डायरेक्शन में नहीं है और वो उस दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब हम क्या यूज़ करेंगे? कंपोनेंट ऑफ द फोर्स. एज फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूँ. अगर आप ट्रॉली वाली जो बैग होती है ना एयरपोर्ट के ऊपर, याद होगी लगेज के, आप लगेज में लेके जाते हो, ज़्यादातर मैंने एयरपोर्ट पे देखा होगा, उसमें तो उठा के लेके जाते हैं. एनीवे, कहने का मतलब क्या है कि भाई आपने बैग देखा है कि नहीं, बस वैसे. सो हियर दिस बैग वी आर हैविंग अ स्ट्रैप बराबर. आपने फोर्स कहाँ पर अप्लाई किया हुआ है? डायरेक्शन कहाँ पे जा रहा है? अगर आप बैग को खींच कहाँ से रहे हो? आपको बैग इस बाजू खींच रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा ही जाना चाहिए. जहाँ पर आपने अप्लाई किया फोर्स, तो डिस्प्लेसमेंट भी वहाँ ही जाना चाहिए. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस वन. बट नाउ दिस वन व्हाट इट सेज कि अगर आपने इस बाजू खींचा हुआ है तो डायरेक्शन कहाँ पर है? इस बाजू है. दैट मीन्स बोथ आर डिफरेंट. सो इफ आई गो फर्दर देन आई गेट दिस वन, आई गेट अ एंगल इस बाजू से मिल रहा है. सो दिस इज माई थीटा, इट इज एन एंगल थीटा. मुझे एंगल थीटा मिला. Now if I take this part as a 90 degree, then this is my hypotenuse, this is my adjacent बराबर. This is what? This is my displacement. ये मेरा displacement है, इस बाजू जा रहा है ना. Where it is moving, कहाँ पे जा रहा है? बैक कहाँ पे जा रहा है? बैक तो इस डायरेक्शन में जा रहा है. बैक इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. तो वो मेरा डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स इस बाजू अप्लाई कर रहा है. तो ये मेरा फोर्स है
ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है. सो नाउ दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स एंगल थीटा के हिसाब से, एंगल थीटा के हिसाब से ये क्या बन जाएगा, मुझे क्या फाइंड करना है, तो मुझे तो एफ थीटा फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है, यानी कि मूवमेंट हुआ है कि नहीं वो चेक करना है. तो वर्क डन इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय द कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स. कौन सा होगा, टू द एंगल थीटा. लेट मी गेट रीड ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन, इट लुक्स लाइक प्लस. ओके, बराबर एफ multiply what, multiply cos theta. Now what is the meaning of cos theta? Cos theta means what, f cos theta का मतलब क्या होता है, f cos theta का मतलब होता है f that is force, you know. cos theta का मतलब होता है adjacent upon hypotenuse. adjacent is what, अगर cos theta है तो उसका adjacent कौन सा आएगा, s. so it is s के हिसाब से, क्योंकि कितना डिस्प्लेसमेंट हो वो देखना है, and that is what, s. so cos theta, f cos theta into s. So this is the component. ये भी multiplication में f cos theta multiply s. So that's what it is. So what is the formula for the force that which is applying on the object is showing a displacement other than the direction of the force. तो उसका लिए फॉर्मूला कौन सा हुआ, उसके लिए फॉर्मूला हुआ W इज इक्वल टू f cos theta मल्टीप्लाई बाई s. तो यहाँ पर देखो W is equal to f cos theta multiply by s, where f cos theta is a component of force. वो मैंने यहीं पे बता दिया कि component of force कौन सा होगा, तो f cos theta is a component of the force. और डायरेक्शन कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट. दोनों का डायरेक्शन अलग है, f इस बाजू जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस बाजू जा रहा है. हमने इसके हिसाब से देखा, तो जिस जगह पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए. लेकिन अगर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमने डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर हम क्या लेंगे, फॉर्मूला तो सेम है, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई एस. वो तो हमारा, वो तो सेम ही है, लेकिन बट हियर वी हैव टू यूज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स. एंड व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स दैट वी आर यूजिंग, एफ कॉस थीटा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. लेट अस, if you have any questions or doubt, let me know. Let us move on to the different cases. First case, when the displacement is in the direction of the force. चलो मान लो कि भाई डिस्प्लेसमेंट जहाँ पर आपने अप्लाई किया उसी जगह पे, जैसे कि इस कंडीशन में मैंने फोर्स यहाँ पर अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसा ही है, बराबर एस, ये अप्लाइड फोर्स, बराबर ऐसा, बराबर. तो उसका एग्जांपल देख लो. चलो ओके, पहले उसका फॉर्मूला देखते हैं. W इज इक्वल टू एफ cos theta multiply by s. What is the angle between the displacement? यहाँ पर a और ये दोनों सेम ही है, that means both are same. So if it is like this and if it keeps on reducing, this is what force, this is what displacement. अगर ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि f इज इक्वल टू s. f इज इक्वल टू s कब होगा, जब दोनों के बीच का एंगल क्या कितना होगा, 0. So here f cos 0 degree multiply by s is equal to f1 multiply by s, because cos theta, that is cos 0, is equal to 1. Placing the value of cos theta or cos 0 as 1, we get f multiply by 1 multiply by s, that is f multiply by s. That is the work done. और वो पॉजिटिव में आंसर आएगा हमारा. That means case 1 कैसा है, this is case 1. Case 1 is what, positive work done. Case 1 is what, positive work done. This is 1 mark question. This 1 mark question. Example बताया, what are the examples of this one? तो पहले देखो आप एग्जाम्पल्स कौन सा. कंसिडर अ बॉडी ए एट अ हाइट h. तो हाइट h हो गया, एक्चुअली mg यहाँ पे लिखा हुआ है, वो हम आते हैं. चलो हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड लेवल b सच दैट m is the mass of the body. If g is the acceleration due to gravity, then the force acting on the body is mg in the vertical direction, ऊपर नीचे. When it is allowed to fall freely from point A to point B, displacement h takes place in the direction of the force due to gravity. Hence, this work done by the force of the gravity in case of free falling body is force multiplied by distance और mgh. एक्चुअली यहाँ पे जो बताया हुआ उनको पहले एक्सप्लेन करना चाहिए कि अगर वो इस तरह से जा रहा है तो वो कौन सा पोजीशन हो गया, हॉरिजॉन्टल नहीं है.
या जस्ट होल्ड ऑन, यस इट इज़ वर्टिकल। तो यहाँ पर ये वर्टिकल बताया हुआ है, तो दिस वन इज मूविंग फ्रॉम हियर टू ये वर्टिकल नहीं है, ये कौन सा पार्ट है, हॉरिजॉन्टल पार्ट है। और वो एक ऑलरेडी अर्थ के ऊपर ऐसे मूव कर रही है, या तो एक सरफेस के ऊपर मूव कर रही है। अगर वो सरफेस के ऊपर मूव कर रही है देन फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन अगर वो वर्टिकल पोजीशन में है, यहाँ से यहाँ तक आती है, बराबर, तो ये क्या हो गया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, सो एक्सेलरेशन जितना होगा वो ग्रेविटी की वजह से होगा, इसलिए मास इनटू एम जी। आप इस बाजू मूव कर रहे हो यानी कि डिस्प्लेसमेंट होगा, तो आपका डिस्प्लेसमेंट डैश होगा। लेकिन अगर आप वर्टिकल में जाते हो, दिस इज वर्टिकल, अगर आप वर्टिकल में जाते हो तो एक हाइट बन जाती है, तो वो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम लिखेंगे हाइट। नाउ इन दिस कंडीशन व्हाट, in this condition what are we writing, in this condition we are writing W is equal to F into S, we can say MA multiply by S, but in this condition, in vertical condition, we are writing W is equal to F into S is equal to mg, and S, that is displacement, is height, so it is mgh, it is positive work done। तो हॉरिजॉन्टल के अंदर मूवमेंट इस तरह से आता है, वर्टिकल के ऊपर हमारे साथ हाइट भी ऊपर आ जाए, बिकॉज इट इज़ वर्टिकल। कोई भी ऑब्जेक्ट को उठा रहे हो तो फिर दैट्स व्हाट इट इज, दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू गेट अ ग्रेविटी, और नीचे फेंका तो फिर वो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाए। अ लेबरर डज अ पॉजिटिव वर्क व्हेन ही रेजेस अप अ लोड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि अगर वो एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, अगर वो ऑब्जेक्ट को उठा रहा है, बराबर, वो ऑब्जेक्ट को उठा रहा है हियर अगेंस्ट, वो लिफ्टिंग अप, that means such as carrying a cement or a sand, it is exerted, it is because the force is exerted by the laborer and the displacement are in the same direction। फोर्स भी उठाने का फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो वो कौन सा, पॉजिटिव वर्क डन वाला एग्जांपल है, पॉजिटिव वर्क डन। दिस इज ऑल्सो 1 मार्क क्वेश्चन, गिव एग्जांपल्स ऑफ द पॉजिटिव वर्क डन, तो आ जाएगा उसमें। चलो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अभी दूसरा, when the displacement is normal, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया, एज फॉर एग्जाम्पल इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से खींच रहा था, अभी मैं इस ऑब्जेक्ट को इस बाजू से खींच रहा हूँ, एंड द डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन and the displacement is acting in this direction, displacement is in this direction, that means the angle that is formed here, that is theta, is which angle, 90 degree। Now replacing the value of theta as 90 degree, what are we going to get, theta 90 degree is, that means 0, cos 90 degree is going to become 0, theta 90, that is cos 90 is equal to 0, placing the value of cos theta as 0, we get work done is 0। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पर्सन या तो पॉटर अपने सर के ऊपर कुछ कैरी करके जा रहा है, एंड ही इज मूविंग, सो फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन एंड द मूवमेंट ऑफ द पर्सन इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एफ, देन if you bring this one down then we get that angle, right angle, क्योंकि वो तो फोर्स तो नीचे की ओर ही जाएगा, डिस्प्लेसमेंट उसका इस बार जा रहा है, दैट मीन्स इट इज 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री हो गया तो cos 90 0 हो गया, तो फिर वर्क डन, तो ये आदमी ने कुछ काम ही नहीं किया, नो वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो यानी कि वो कुली जो होता है अपने सर के ऊपर जो माल सामान लेके जाता है, लगेजेस लेके जाता है, एक के ऊपर एक ऐसे लग के जाता है, एंड इट इज मूविंग इन, एंड ही इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, आफ्टरवर्ड ही आस्क्स मनी, अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स वर्क डन इज 0 बिकॉज द फोर्स अप्लाइड इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फोर्स। दूसरा एक एग्जांपल, व्हेन यू कैरी अ स्कूल बैग, आप स्कूल बैग उठा के जाते हो ना, तो होगा कहाँ, तो ये आप हो, और यहाँ पर स्कूल बैग लगाया हुआ है आपने, स्कूल बैग लगाया हुआ है,
बराबर, आप जा रहे हो, सो दैट मीन्स यू हैव अ स्कूल बैग स्लिंगिंग बिहाइंड, यहाँ पर आपका स्कूल बैग है, ये अपने स्कूल बैग। नाउ सी, नाउ इफ यू सी प्रॉपरली, देन द फोर्स ऑफ द स्कूल बैग इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन and your movement is in this direction. Your displacement is in which direction? Displacement in this direction. That means it forms what? It forms 90 degree angle. It forms 90 degree. That means work done by you, even though you are carrying a bag, work done by you is what? Zero. It is because the force of gravity acting on your school bag is acting vertically downward and causes no displacement in its own direction. In other words, the displacement of the load of a bag is normal. Normal means perpendicular in the direction of the force. So आप बोल रहे हो ना, मैं तो इतना सारा उठा के लेके यार, लेकिन वो क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। वर्क डन तो कोई कुछ किया ही नहीं। You may not to do work against force of gravity, but the work is done against the force of friction, which increases with the increase in the load of the school bag. यानी कि फ्रिक्शन वाला फोर्स आ गया। You may not do work against the force of gravity, वो तो सच बात है, but work is done against the force of friction. फ्रिक्शन के हिसाब से वो वर्क किया हुआ है, which increases with the increase in the load of the school bag. So ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, ये भी आपका क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, ये एग्जाम्पल 1 मार्क के लिए, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? गिव रीजन. सेकेंड वन, when a stone is whirled by a string in a circular path in a horizontal plane, no work is done. जब आप घुमाते हो यहाँ पे, यहाँ से एक पत्थर बांध दिया और आपने घुमाया, बराबर, तो ये डायरेक्शन चेंज होगा वहाँ पे, तो वापिस से डायरेक्शन चेंज होगा, तो वहाँ पे वापिस से डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होता रहता है. डायरेक्शन चेंजिंग is what? Is at 90 degree. So work done is what? Work done on that one is zero. So when a stone is whirled by a string in a circular path in a horizontal plane, no work is done. This is also 1 mark question. Give reason. It is because the force acting on the stone is directed towards the center of the circular path, that is centripetal force, and the displacement may at any instant is along the tangent. So this one displacement, क्योंकि सर्कुलर पाथ है, हर एक टाइम पे उसको मूव करना पड़ता है. मान लो यहाँ से मूव हुआ, फिर वो यहाँ से मूव होगा, फिर वो यहाँ से मूव होगा, फिर वो यहाँ से मूव होगा, फिर यहाँ से मूव होगा, समझ में? हर जगह पे से वो मूवमेंट देखते हो. तो अगर यहाँ से देखा तो भी 90 डिग्री, अगर अब यहाँ से साइकिल के स्पोक की तरह 90 डिग्री, अगर यहाँ से जाते हो तो 90 डिग्री, अगर आप यहाँ से आते हो तो 90 डिग्री. इफ़ यू आर विद दिस वन देन 90 डिग्री, इफ़ यू आर विद दिस वन देन 90 डिग्री, इफ़ विद दिस वन देन 90 डिग्री, इफ़ यू विद दिस वन देन ऑल्सो 90 डिग्री. अगर यहाँ से जा रहा है तो मूवमेंट तो ये भी 90 डिग्री. तो व्हाट हैपन्स हियर? टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट along the tangent circle, that is normal to the direction of the force acting on the stone as shown in the figure. Furthermore, one complete rotation of, that is net displacement, is zero. Hence the work done on the stone is one complete rotation is zero. ये ज़रा याद रखना. क्यों ज़ीरो आता है? बिकॉज हर एक टाइम पे उसको सर्कुलर मोशन के लिए डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है एट ईच एंड एवरी पॉइंट, एंड दैट डायरेक्शन चेंजेस इज फोर्स के रिलेटेड में कैसे देखोगे? तो वो परपेंडिकुलर में आएगा. डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन फोर्स के रिलेटेड में कैसा है? परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मीन्स नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट पेज में बाद में जाएंगे, पहले इतना नीचे वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट कर देता है. सो व्हाट इट सेज? इट सेज फ्रॉम द अबव डिस्कशन, व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, when there is no displacement in the direction of the force or its component, work done is zero. बराबर, समझ में आया? when there is no displacement यानी कि मूवमेंट ही नहीं हो रहा in the direction of force, उसी फोर्स के डायरेक्शन में अगर कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो फिर इट्स component, the work done is zero. when the displacement is normal perpendicular to the direction of the force, then the work done is zero. These are the conclusions, or you can say conditions, where work done is considered to be what? Work done is considered to be zero. This is also 2 marks question. Please pay attention. So पहला हमने क्या देखा? पॉजिटिव वर्क. दूसरा हमने क्या देखा? ज़ीरो.
अभी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव वर्क। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी कि उसका मतलब क्या हुआ, आपने फोर्स अप्लाई किया है इस बाजू, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट है उसको रोक रहा है इस बाजू वाला डायरेक्शन वाला। Both of them are in opposite direction, so that means if we merge together we get one in this direction, another one is this direction. That means which angle it makes? 180. 180, that means cos 180 degree is equal to -1. So W is equal to F cos theta multiply by S. So F bracket -1 multiply by S is equal to minus Fs. That means work done in this situation is what? Is negative. So there are three cases, and this one is the third case in which it says that the work done is a negative work done. So here, so in this expression F cos theta is F cos theta, right? We get F multiplied by -1 multiplied by S, that is negative. So it is negative work. So this is also 1 mark question. Examples, and both of them are working in the opposite direction, that is motion of the moving body. Examples, cricket ball rolling on the ground stops after covering certain distance due to the friction force applied between the cricket ball and the ground. This is an example, 1 mark question. Second example, when a ball is projected vertically upward with the certain force, आपने बॉल को यहाँ से उठा के यहाँ पर फेंका, बॉल ऊपर नहीं जाता, यहाँ तक ही जाएगा. Why? Because of the friction created by the air. Upward with the certain force rises up a certain height, then finally stops, तो यहाँ पे stop हो गया और फिर नीचे आ गया. Continuously acted, when the ball is rising up, continuously acted upon by a displacement which is negative because it is against the gravity, so it is minus mg, which acts opposite to the force acting on the ball. This force of gravity is doing a negative work. If the ball rises up through the maximum height, then the negative work done is said to be what? minus mgh. अगर उठा के हम यहाँ पर लेके गए, बराबर, तो एक फोर्स तो ऊपर नीचे आने वाला, उसको हम ऊपर फेंक रहे हैं, वो नीचे आएगा, बराबर. सो कितना डिग्री एंगल? 180 डिग्री एंगल. 180 डिग्री cos theta is -1, right? So this is how the examples are. So this is also 1 mark question, give reasons में पूछते हैं. Now let us move on to the last topic, that is units of work. Units of work, product of what? Force and displacement, because we know W is equal to F into S. F is measured in Newton and S is measured in centimeter or meter, Newton or dyne centimeter or whatever. बराबर. Force, that is mass into acceleration, तो force Newton mass into acceleration ये सब भी चलता है. बट अगर हम यहाँ पर force और product हम डिस्प्लेसमेंट के ज़रिए एज वेल एज विद द डिस्प्लेसमेंट हम ज़रिए देखते हैं, तो वो कौन सा यूज़ होगा सीजीएस सिस्टम के अंदर? मैंने तो फोर्स के बारे में बताया, ये तो वर्क के बारे में है. तो वर्क में क्या यूज़ करेंगे? अर्ग यूज़ करेंगे, अर्ग. सो इट इज़ अर्ग. सो व्हेन वन डाइन कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर, यानी कि एक डाइन का अगर फोर्स दिया हुआ है और 1 सेंटीमीटर अगर मूव होता है, तो हम कहते हैं कि भाई वन अर्ग वर्क डन इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट. इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, फिर से बताता हूँ, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने 1 डाइन फोर्स ऐड करवाया, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट हुआ. कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर अगर मूव होता है तो हमने इसके ऊपर कितना वर्क डन किया? 1 अर्ग. सो 1 अर्ग इज इक्वल टू व्हाट? 1 डाइन मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर. डाइन मीन्स व्हाट? ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. सेंटीमीटर बिकम सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर बिकम सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. ऐसा यूनिट में क्या आएगा? वर्क का ऐसा यूनिट जो है वो है जूल. दैट मीन्स 1 न्यूटन फोर्स जो मैंने भी बताया, वो 1 न्यूटन में फोर्स किसका? न्यूटन का जो यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं, न्यूटन यूनिट हम यूज़ करते हैं, वो किसके लिए यूज़ करते हैं? फोर्स के लिए. सो 1 न्यूटन कॉजेज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर. यहाँ पे अर्ग, यहाँ पे न्यूटन. सो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर. So 1 joule is equal to 1 kg meter upon second square multiply 1 meter. So that means 1 joule is equal to 1 kg meter square upon second square, ऐसा आता है. Understood? So I hope this is pretty simple. It is of 1 mark question. ये भी 1 mark का question है, ये भी 1 mark का question है about the units of work. बिगर यूनिट्स अगर देख रहे हो तो 1 जूल इज इक्वल 10⁻³ जूल्स, 1 मेगा जूल 10⁻6 मेगा एंड 1 गीगा जूल 10⁻9 जूल्स आता है, बराबर. And let us see the last part, that is relation between the joule and erg. So 1 joule is equal to 1 kg meter square upon second square.
तो हमने इसको कन्वर्ट करना है, केजी के किसको कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करना है। सो ग्राम में कन्वर्ट कर दिया 1000, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया 100 मीटर्स, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और नीचे सेकेंड स्क्वायर को ऐसा रखा। दैट मीन्स 1 जूल इज इक्वल टू 10 मिलियन ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 1 joule is equal to 10 raised to 7 ergs, because this means 1 erg you need 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, 1 million यानी कि 10 millions आ जाएंगे यहाँ पे 10 raised to 7 ergs, बराबर। सो इट इज़ नॉट 1 million, 1 million होता तो फिर ऐसा होता 3 zeros और उसके पीछे वापस 3 zeros, तो ये 1 million हो जाता है। यू नीड 10, 100, 1000, 10,000, देन lakh, and then comes 10 lakh, 1 million, and this is 10 million. So 10 million means 10 raised to 7. So that's what it is. तो आपको एक नया जानने को मिला millions वाला. Okay, 1 joule is equal to 10 raised to 7 ergs, and 1 erg is equal to what? 10 raised to 7. नहीं, 10 raised to minus 7 joules. Understood or not? Because we are inversing it. That's why. So this is 2 marks question. So any doubts, any difficulties, please let me know in the comment box. Thanks very much, and thanks for your patience. I'll see you in the next episode. We'll start with the power.